हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। सो वेरी 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 गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। सो गाइस, लास्ट सेशन में हम लोगों ने स्टार्ट किया था सीएमए इंटर ग्रुप 2 कॉस्ट एंड एफएम का पेपर, एंड आई एम श्योर द फर्स्ट क्लास जो कि इंट्रोडक्शन क्लास थी वो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आई होगी। तो आज हमारा सेकेंड लेक्चर है, और सेकेंड लेक्चर को बढ़ाने से पहले मैं चाहूँगा कि हम लोग अपने फर्स्ट लेक्चर को थोड़ा सा रिवाइंड करते हैं, एक बार दोबारा देखते हैं कि हमने उसमें क्या पढ़ा था, और उसके बाद हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है जी। हाँ, एक चीज़ प्लीज़ मेक श्योर कि जो भी कॉन्सेप्ट्स मैं आपको दूंगा आपने डेली उसको साथ साथ रिवाइज करना है बेटा। ठीक है ना। डेली अगर आप साथ साथ रिवाइज करेंगे ना, तो ट्रस्ट मी आप लोगों को इस सब्जेक्ट में इतना मजा आएगा ना, इतना मजा आएगा कि आप लोगों को मजा ही आ गया कि यार इससे बढ़िया कोई सब्जेक्ट ही नहीं हो सकता था। ठीक है जी। चलिए, और मैं बार बार बोल रहा हूं कि आज मेरा सेकंड लेक्चर है। मैंने फर्स्ट लेक्चर में भी बोला था कि इतना इन डेप्थ नॉलेज मैं आपको दूंगा ना कि आपसे कोई भी क्वेश्चन, चाहे वो 2 लाइन का हो, चाहे वो 20 लाइन का हो, चाहे वो 4 पेजेस का हो, आप उस क्वेश्चन को मेरे कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए बड़े इजीली कर जाएंगे। आपको लगेगा कि यार इससे आसान कोई चैप्टर नहीं है, इससे आसान कोई सब्जेक्ट नहीं है। ठीक है जी। चलिए, तो लास्ट सेशन में ना हम लोगों ने एक चैप्टर स्टार्ट किया था। जल्दी बताओ कौन सा चैप्टर था वो। वेरी गुड, मार्जिनल कॉस्टिंग। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो ऊपर हेडिंग डालेंगे मार्जिनल कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग ये चैप्टर हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था। तो आप में से कौन मुझे बताएगा मार्जिनल कॉस्टिंग क्या होता है। हाँ जी, मैंने बताया था ना, कॉस्टिंग वर्ड जब भी आएगा तो कॉस्टिंग या तो मेथड होता है या टेक्निक होता है ना। और जब मैं बोलता हूँ ना मार्जिनल कॉस्टिंग, तो याद रखना मार्जिनल कॉस्टिंग इज नथिंग बट टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग। मेरे पीछे पीछे बोलना है बेटा सबने। मार्जिनल कॉस्टिंग क्या होता है, सब बोलेंगे टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग होता है ये। वेरी गुड। और इस टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, डिसीजन मेकिंग करते हैं। हाँ जी, क्या करते हैं, डिसीजन मेकिंग करते हैं। ये एक ऐसी टेक्निक है जो हमें हेल्प करती है फॉर मेकिंग इंपॉर्टेंट डिसीजंस। ठीक है सर। अब कौन मुझे बताएगा, अकॉर्डिंग टू मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक, मैंने आपको बताया था कि टोटल कॉस्ट के 2 हिस्से होते हैं बेटा। हाँ जी, कौन बताएगा टोटल कॉस्ट के 2 हिस्से कौन से होते हैं। एक वेरिएबल कॉस्ट होता है और एक होता है हमारा फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है जी। एक वेरिएबल कॉस्ट होता है और एक होता है हमारा फिक्स्ड कॉस्ट। एंड अकॉर्डिंग टू दिस टेक्निक, वेरिएबल कॉस्ट को आप लोग क्या मान के चलते हो, प्रोडक्ट कॉस्ट। हाँ जी, मेरे साथ साथ बोलते रहो, क्या मान के चलते हो, प्रोडक्ट कॉस्ट। वेयर एज फिक्स्ड कॉस्ट को आप क्या मान के चलते हो, पीरियड कॉस्ट। पीरियड कॉस्ट, ठीक है ना, पीरियड कॉस्ट। ठीक है सर। अब अकॉर्डिंग टू दिस टेक्निक, क्योंकि प्रोडक्ट कॉस्ट में सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट आती है, तो जब भी आपको इन्वेंट्री वैल्यूएशन करना होगा, हाँ जी, जब भी आपको क्या करना होगा, इन्वेंट्री वैल्यूएशन, स्टॉक वैल्यूएशन। इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है, स्टॉक। तो आपको सिर्फ और सिर्फ वीसी को ही कंसीडर करना है, याद रखना, वीसी को ही कंसीडर करना। मतलब आपको फिक्स्ड कॉस्ट कंसिडरेशन में नहीं लेनी है जब भी आपको प्रोडक्ट कॉस्ट निकालनी होगी। ठीक है जी। तो ये हमने लास्ट क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ लिया था। आई एम श्योर आप लोगों को ये याद होगा। चलिए जी, बहुत बढ़िया। सो कंसिडरिंग दिस कि आपको लास्ट क्लास याद है, तो आपने ये पॉइंट बहुत अच्छे से पढ़ लिया था। अच्छा, इसकी कंट्रास्ट में ना हम लोगों ने एक और टेक्निक का नाम पढ़ा था, किसी को याद है, वो था एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। वेरी गुड। क्या नाम था उसका, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। और कौन मुझे बताएगा एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग भी क्या होती है। सर ये भी टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग होती है और ये भी यूज होती है फॉर डिसीजन मेकिंग। लेकिन इसमें टोटल कॉस्ट के जो 2 हिस्से होते हैं ना, वीसी और एफसी, इन दोनों को ही आप क्या बोलते थे, प्रोडक्ट कॉस्ट बोलते थे। तो अगर आपको ये 2 बातें मेरी समझ आई थी, तो मैंने एक कंक्लूजन निकाला था, किसी को याद है, मार्जिनल कॉस्टिंग और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग टेक्निक, दोनों ही टेक्निक में क्या एक चीज कंफर्म है कि इन्वेंट्री वैल्यूएशन जब आप करोगे, यानी कि जब आप स्टॉक वैल्यूएशन करोगे, तो आपका आंसर डिफर करेगा। डिफर क्यों करेगा बताओ। सर डिफर इसलिए करेगा क्योंकि एक में फिक्स कॉस्ट आएगा और एक में नहीं आएगा। और मैंने ये भी बताया था
कि जनरली मार्जिनल कॉस्टिंग में आपका आंसर कम आएगा और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में क्या आपका आंसर ज्यादा आएगा? बिल्कुल सर, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में स्टॉक वैल्यूएशन ज्यादा आएगी। द रीजन बीइंग वेरी सिंपल, क्योंकि उसमें वीसी और एफसी दोनों आ रही है। मार्जिनल कॉस्टिंग में आपका आंसर लो आएगा, रीजन क्योंकि उसमें खाली वेरिएबल कॉस्ट आ रही है। ठीक है जी, ठीक है सर। फिर मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि जनरली मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक जो है ना, वो हम लोग शॉर्ट रन में यूज करते हैं बेटा। हाँ जी, कब यूज करते हैं? शॉर्ट रन में यूज करते हैं। मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक आप कब यूज करते हैं? शॉर्ट रन में यूज करते हैं। बच्चा कहता है सर शॉर्ट रन में क्यों करते हैं? देखिए, कभी भी याद रखना कि जब आप नया नया बिजनेस स्टार्ट करते हो ना, तो सिर्फ वीसी का रिकवरी हो जाए तो भी हमारे लिए सफिशिएंट होता है। टोटल कॉस्ट की रिकवरी शॉर्ट रन में पॉसिबल नहीं होती। तो इसीलिए जब भी आपको सेलिंग प्राइस डिटरमाइन करना हो शॉर्ट रन में, जैसे मान लीजिए मैंने नया नया बिजनेस स्टार्ट किया एंड आई वांट टू फिक्स सेलिंग प्राइस ऑफ दिस पेन, तो याद रखना ये जो सेलिंग प्राइस आप फिक्स करोगे ना, दैट शुड बी समवेयर अबव वेरिएबल कॉस्ट। मेरी बात समझ आ गई? इसका सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए? समवेयर अबव वेरिएबल कॉस्ट। बस इतनी बात याद रखो, ठीक है? तो कौन मुझे बताएगा, अगर मैं ये कहूं कि मेरी वेरिएबल कॉस्ट 6 रुपए है, भले ही मेरी फिक्स कॉस्ट 20 रुपए है, तो मेरी टोटल कॉस्ट तो 26 रुपए आ गई। लेकिन शॉर्ट रन में जब आप सेलिंग प्राइस डिटरमाइन करेंगे, यू हैव टू एंश्योर कि वो वीसी से थोड़ा ऊपर होना चाहिए। मतलब आपको एंश्योर करना है कि मेरा वीसी रिकवर हो जाए, बस एफसी रिकवर नहीं हो तब भी चलेगा, याद रखना, ठीक है ना? तो दैट इज द लॉजिक बिहाइंड मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक। लेट्स से सेलिंग प्राइस मैंने रख दिया 10 रुपए। मेरा क्वेश्चन है, क्या यहां से वेरिएबल कॉस्ट इजीली रिकवर हो रहा है? बिल्कुल सर। भाई अगर आप मुझे 10 रुपए दोगे तो उसमें वेरिएबल कॉस्ट का बर्डन कितना है? 6 रुपए। क्या अभी भी मुझे 4 रुपए बचेंगे? 4 रुपए बचेंगे। कौन बताएगा ये 4 रुपए मेरा प्रॉफिट है? नो, प्रॉफिट तो पूरी कॉस्ट रिकवर करने के बाद आता है। तो इस 4 रुपए को हमने नाम दिया है मार्जिन कंट्रीब्यूशन। ठीक है जी? तो अगर आपको याद हो तो मैंने लास्ट क्लास में क्या कहा था कि शॉर्ट रन पीरियड में एवरी टाइम आपको ध्यान रखना है कि हमारे लिए कंट्रीब्यूशन इंपॉर्टेंट होता है, ना कि प्रॉफिट्स। क्लियर है या नहीं? और कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है, कौन बताएगा? सेल माइनस वीसी। वेरी गुड। क्या फॉर्मूला होता है? सेल माइनस वीसी। ठीक है जी, ठीक है सर। और जब ये सारा कंट्रीब्यूशन, हर यूनिट से जो जो कंट्रीब्यूशन आएगा, वो सारा कंट्रीब्यूशन यूज करेंगे फॉर रिकवरी ऑफ फिक्स कॉस्ट। और जब फिक्स कॉस्ट पूरी रिकवर हो जाएगी तो क्या हमारे पास प्रॉफिट आ जाएगा? यस सर। तो आपको मैंने एक फॉर्मेट दिया था, याद है किसी को? पहले क्या लेंगे? सेल्स माइनस वीसी विल गिव यू कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट विल गिव यू प्रॉफिट्स। आई एम श्योर क्लियर टू एवरीवन। समझ आ गया जी? सेल माइनस वीसी विल गिव यू कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन माइनस एफसी विल गिव यू प्रॉफिट्स। चलिए, तो मेरे ख्याल से ये पॉइंट हमें बहुत अच्छे से समझ आ चुका होगा। अभी हम आगे बढ़ने जा रहे हैं, आइए देखते हैं जरा। एक ना लास्ट क्लास में जाते जाते मैंने एक कॉन्सेप्ट और पढ़ाया था, पीवीआर। याद है आपको? प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो। याद है मैंने क्या कहा था? जब भी ये वर्ड आता है ना रेशो, रेशो का मतलब होता है रिलेशनशिप। किसका रिलेशनशिप? कंट्रीब्यूशन एंड सेल्स का। इन दोनों का जो रिलेशन होता है ना, उसको नाम देते हैं पीवीआर। किसी को याद है फॉर्मूला क्या था पीवीआर का? वेरी गुड। कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय नेट सेल्स इनटू 100 इज द फॉर्मूला फॉर प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो।
मैं आपको एक सिचुएशन देता हूं, आपने आंसर देना है। अगर एक कंपनी सेल कर रही है 20 लाख की और उसका वेरिएबल कॉस्ट है 80,000, बताओ उस कंपनी का पीवीआर क्या होगा? करिए फटाफट से। 20 लाख की सेल, वेरिएबल कॉस्ट है हमारा एक सेकेंड 8 लाख। आपको बताना है हमारा प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो क्या होगा। बच्चा कहता है सर मैं क्या करूंगा, एक चार्ट बनाऊंगा, और पीवीआर का फॉर्मूला लिख दूंगा कंट्रीब्यूशन अपॉन नेट सेल इनटू 100। तो सर मेरा आंसर आएगा 60%। बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। अच्छा एक बात बताना, अगर पेपर में ये लिखा हो वेरिएबल कॉस्ट रेशो 40% है, फाइंड पीवीआर, यार ये बहुत सिंपल सी बात है ना। देखो समझो मेरी बात को, अगर वीसी ज्यादा तो कॉन्ट्री कम तो पीवीआर कम। सोचना मैं जो बोलने जा रहा हूं, वीसी ज्यादा कंट्रीब्यूशन गिर जाएगा, क्योंकि जितना कॉस्ट बढ़ेगी उतना मेरा मार्जिन गिरेगा, मार्जिन गिरेगा तो मेरा पीवीआर कम हो जाएगा। क्या मैं ये कह सकता हूं 1 माइनस वेरिएबल कॉस्ट रेशो इज नथिंग बट प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो? बोलो। मतलब अगर मेरा वेरिएबल कॉस्ट 40% है तो मेरा पीवीआर 60% होगा, मेरा वेरिएबल कॉस्ट 30% है तो मेरा पीवीआर 70% होगा, मेरा वेरिएबल कॉस्ट 50% है तो मेरा पीवीआर भी 50% होगा, मेरा वेरिएबल कॉस्ट रेशो 70% है, पीवीआर 30% होगा। वेरी गुड। तो आपने क्या लिखना है, पीवीआर विल बी 1 माइनस 0.4 यानी कि 0.6। आई एम श्योर क्लियर टू एवरीवन। तो पीवीआर का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस वेरिएबल कॉस्ट रेशो। ठीक है जी, दोबारा बोलो मेरे पीछे पीछे, 1 माइनस वेरिएबल कॉस्ट रेशो। कैन आई लॉक दिस? कैन आई लॉक दिस कॉन्सेप्ट? एवरीबडी कम ऑन। वेरी गुड, बहुत बढ़िया यार, शानदार। अच्छा अब मैं एक क्वेश्चन आपको और दे रहा हूं, वो भी करके दिखाओ। आपको मानो अभी तक मैंने नया स्टार्ट नहीं करा, दिस इज व्हाट आई डिड इन द फर्स्ट क्लास। सर मान लो क्वेश्चन में सेल दिया हुआ है 20 लाख, पीवीआर है 40%, फाइंड कंट्रीब्यूशन। तो आपको याद है मैंने लास्ट क्लास में एक स्टेटमेंट दी थी, अगर पीवीआर 40% है तो इसका मतलब ये होगा कि कंट्रीब्यूशन 40% ऑफ सेल्स होगा। सेल है 20 लाख, तो आपका आंसर 8 लाख रुपए आ गया, खत्म। सो कंट्रीब्यूशन विल बी 8 लाख रुपीस। तो मेरे ख्याल से यहां तक आपको ओके हो गया होगा, है ना? कुछ भी नया नहीं कराया मैंने अभी तक, जो मैंने क्लास 1 में कराया था वो सारा मैंने रिपीट करा है, ठीक है ना? जाते जाते एक टॉपिक मैंने और बताया था, हर कंपनी अपने पीवीआर को क्या इंप्रूव करना चाहेगी। हर कंपनी चाहती है कि भैया मेरा प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो जो है वो बेटर हो जाए, बेटर हो जाए। कौन बता सकता है बेटर कैसे करेंगे? सेलिंग प्राइस बढ़ाकर या वीसी गिराकर। याद रखना, क्योंकि जितना मेरा प्राइस हाई होगा उतना मेरा मार्जिन बेटर हो जाएंगे, जितना मेरी वीसी कम होगी मेरे मार्जिन बेटर हो जाएंगे। अब मैं आपको फंसाऊं, बोलो। कहते हो तो फंसा दूं आपको, जल्दी बोलो। फंसाऊं? चलो सर फंसा के दिखाओ सर।
लिखो। सारे बच्चे गलत आंसर दोगे, ये मेरा चैलेंज है। सेल्स दिया हुआ है 20 लाख, वेरिएबल कॉस्ट है 8 लाख, कंट्रीब्यूशन 12, पीवीआर 60%। ये गिवन है। आपने बिना पेन छुए बताना है। मजा तो तब आएगा जब आप बिना पेन छुए आंसर दोगे। इफ सेल इंक्रीजेस बाय 10%, नया पीवीआर बताओ। आपने बस ये बताना है। पेन नहीं छूना, पेन नहीं छूना, क्योंकि आपके पेपर में ऑब्जेक्टिव भी आएगा। अगर सेल 10% से बढ़ जाती है, कौन बताएगा? नया वाला पीवीआर सेम रहेगा, इंप्रूव होगा या डिक्लाइन करेगा? बताओ जी। मेरा मानना यह है कि आप सभी बच्चे गलत आंसर देंगे। बच्चा कहता है सर अंडर एस्टिमेट मत करो। हम आपको बताते हैं इसका आंसर क्या है। सर इसका आंसर है कि ये इंप्रूव करेगा। कितने बच्चों ने ये आंसर दिया? मुझे पक्का यकीन है कि आप सब ने वहां पर लिखा है कि ये इंप्रूव करेगा। बच्चों को भी लगता होगा सर को कैसे पता चलता है। अब आपको ना अगर इसका रीजन समझना है कि आप सही हैं या गलत हैं, हो सकता है आप सही हो, घबराओ मत, हो सकता है आप गलत हो, तो आपको पहले लॉजिक समझना पड़ेगा। ठीक है ना? ठीक है सर। आप पहले मुझे ये बताओ सेल बढ़ती क्यों है, ये बताओ। चलो बताओ मेरी सेल कैसे बढ़ेगी, सोच के बताओ। मान लो एक आदमी की सेल है 2 लाख रुपए, वो 2.5 लाख कैसे होएगी? पहले तो ये सोच के बताओ, क्योंकि जब तक आपको ये रीजन नहीं मालूम तब तक आप आंसर नहीं कर पाएंगे, याद रखना। चलो सोचो सेल कैसे बढ़ती है। बच्चा कहता है सर सेल का फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस इनटू नंबर ऑफ यूनिट्स। तो सर सेल क्यों बढ़ेगी? रीजन 1, हो सकता है मैंने प्राइस बढ़ा दिया हो और नंबर ऑफ स्टूडेंट सेम हो। भाई हो सकता है मेरे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट तो सेम है बट मैंने फीस बढ़ा दी। दूसरा ऐसा भी हो सकता है कि मैंने प्राइस सेम रखा लेकिन मेरे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या राइज कर गए, मे बी। बच्चा कहता है सर दोबारा से एक्सप्लेन करना। आओ, किसी ने मुझसे पूछा कि अरुण सर एक बात बताओ आपकी सेल कितनी है इस समय। मैंने कहा भैया मेरे पास 100 स्टूडेंट्स हैं और एक स्टूडेंट से मैं 10,000 फीस ले रहा हूं, तो मैंने कहा मेरी सेल 10 लाख है। ठीक है, सोचो अगर मेरे पास स्टूडेंट 100 ही हो और मैं फीस 11,000 कर दूं तो क्या मेरी सेल 11 लाख हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी, सेल बढ़ जाएगी। और अगर उल्टा कर लो, मैं कहूं बच्चे तो वही है 100 ही ना, सॉरी, फीस तो मैंने सेम ही रखी हुई है, बच्चे 100 से बढ़कर 200 हो गए, तो क्या सेल बढ़ गई या नहीं? तो आपने नोटिस करा सेल क्यों बढ़ी?
या तो प्राइस की वजह से या फिर यूनिट्स की वजह से। पहले यहां तक समझ आता है? ठीक है सर। इन्होंने कहा सेल बढ़ी है बाय 10%, रीजन नहीं बताया कि क्यों बढ़ी है। सोचो सोचो सोचो। तो मैं अब आपको क्लैरिफाई करता हूं। कहते हैं अगर सेल बढ़ेगी ड्यू टू सेलिंग प्राइस, तो आपका आंसर सही है, पीवीआर इंप्रूव हो जाएगा। तो कितने बच्चों ने इंप्रूव बोला था? उनका आंसर एब्सोल्युटली करेक्ट है, लेकिन अजम्पशन, कम ऑन, क्या अजम्पशन है? कि सेल के बढ़ने की वजह सेलिंग प्राइस था। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, अगर सेल के बढ़ने की वजह, अगर सेल के बढ़ने की वजह ड्यू टू यूनिट्स अगर हो गया, तो पीवीआर सेम रहेगा, उसमें चेंज नहीं आएगा। बच्चा कहता है ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? तो आइए एक क्वेश्चन से समझ लेते हैं इसको, ताकि ये कॉन्सेप्ट फिर आप पूरी लाइफ याद रख पाएंगे। मान लेते हैं हमारी सेल है 1 लाख रुपए, हमारी वेरिएबल कॉस्ट है 70,000 रुपए। तो पीवीआर आएगा 30,000 अपॉन 1 लाख इंटू 100, 30%। ठीक है बेटा? इसमें मैं मान के चल रहा हूं ये यूनिट्स है और ये प्राइस है। मैं आपको सिचुएशन दिखा रहा हूं, आप ध्यान से सुनना। मान लो मेरे नंबर ऑफ यूनिट्स 1100 हो गई। चलो कौन बताएगा? नंबर ऑफ यूनिट बढ़कर कितनी हो गई? 1100 हो गई। मेरे प्यारे बच्चे, यदि नंबर ऑफ यूनिट बढ़कर 1100 हो जाती है, तो क्या ये 1,10,000 हो जाएगा? बिल्कुल। क्या ये 77,000 हो जाएगा? बिल्कुल। क्या ये 33,000 हो जाएगा? बिल्कुल। जरा पीवीआर निकालना। 33,000 डिवाइड बाय 110 इंटू 100, 30%। क्या ये सेम आ गया? क्या निकला करेक्ट? जल्दी बताओ। अच्छा लॉजिक है इसका, अरे बहुत सिंपल सा लॉजिक है ना यार। देखो अगर यूनिट बढ़ रही है तो वीसीबी तो पैरेलल बढ़ रही होगी ना, तो सेल बढ़ेगी तो वीसीबी बढ़ेगी। जब दोनों बढ़ रही हैं तो मार्जिन सेम रहेगा, सिंपल। हां, अगर ऐसा हो जाता, यूनिट सेम रहती 1000, प्राइस बढ़ जाता मेरा। मान लो मैंने प्रोडक्ट 110 का कर दिया, यूनिट अभी भी कितनी है? 1000। तो यहां पे 1,10,000 आता। याद रखना वीसी 70 इंटू 1,000, 70,000 आता। कंट्रीब्यूशन 40,000 आता। अब अगर आप निकालते ना पीवीआर तो ये इंप्रूव हो जाता। क्या बात है सर, ये तो हमें समझ में आ गया बहुत अच्छे से। तो देखो अब पीवीआर इंप्रूव हो गया हमारा, समझ आ गया जी? क्रक्स ऑफ द स्टोरी कौन बताएगा? पीवीआर के बढ़ने की वजह, पीवीआर इंप्रूव कब करता है? जब सेल इंक्रीज ड्यू टू प्राइस होनी चाहिए, ना कि सेल इंक्रीज ड्यू टू क्वांटिटी। समझ आ गया नहीं? इसको आप नोट बना के लिख भी सकते हैं। लिखो, पीवीआर शैल इंप्रूव when sale increases due to price, not due to volume। ठीक है बेटा? और अगर ये वॉल्यूम की वजह से बढ़ रहा है
तो याद रखना पीवीआर में कोई चेंज नहीं आएगा, ये आप अपने दिमाग से बांध लो अच्छे से। समझ आ गया जी? कम ऑन यार, प्यारे 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 बच्चों, जल्दी बताओ समझ में आया या नहीं आया? आ गया, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया यार। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जरा। मैं आपको सेम क्वेश्चन एक प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं, सेम क्वेश्चन एक प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं, आपने ट्राई करना। मान लो मेरी सेल है 20 लाख और मेरा वेरिएबल कॉस्ट रेशो 12 लाख। एक सेकेंड, रेशो है ना, तो रेशो है तो आप इसको क्या लिखो, 60%। आपको मुझे निकाल के देना है व्हाट विल बी द कंट्रीब्यूशन एंड व्हाट विल बी पीवीआर। पहले तो ये निकाल दो। आगे लिखना है इफ सेल इंक्रीजेस बाय 10% ड्यू टू वॉल्यूम। शब्दों पे ध्यान देना मेरे। सेल में बढ़त आई लेकिन वजह क्या थी? वॉल्यूम। फाइंड आउट करो नया पीवीआर क्या होगा। बिल्कुल इसी प्रकार अगर सेल में बढ़त आती है बाय 10% ड्यू टू सेलिंग प्राइस, नया पीवीआर निकाल के दिखाओ। चलो जी फटाफट से मुझे आंसर निकाल के दो। आई एम श्योर कि आप आंसर ठीक से निकाल, लेकिन याद रखना इसका आंसर बाद में निकलेगा। पहले एग्जिस्टिंग का चार्ट बनाओ, हमेशा पहले एग्जिस्टिंग चार्ट बनाओ और आप देखना अपने आप ऑटोमेटिकली ये आपके कंफर्ट जोन में आना शुरू हो जाएगा। ठीक है ना? जल्दी जल्दी करके दिखाएंगे। वेरी गुड, आई एम गिविंग यू 1 मिनट। 1 मिनट का समय आपके पास है, आप प्लीज इसको पहले ट्राई करेंगे। सारे बच्चे इसको फटाफट से ट्राई करेंगे पहले। बहुत प्यारे बच्चे हैं, जल्दी जल्दी करते हैं। आया बेटा? चलो मैं अब स्टार्ट करूंगा, आप प्लीज चेक करेंगे। ठीक है, सबने ध्यान से देखना है बेटा। सेल्स 20 लाख, वेरिएबल कॉस्ट रेशियो है 60% टू सेल्स 12 लाख, कंट्रीब्यूशन 8 लाख, तो पीवीआर आएगा सबको। वैसे तो मैं तो ओरली मालूम ही आपको 40% आएगा, बट चलो एक बारी प्रेजेंटेशन पूरी कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डन। अब वो कह रहे हैं सेल बढ़ गई, सेल बढ़ गई ड्यू टू वॉल्यूम। अब आपने मुझे सोच के जवाब देना है बेटा। सेल बढ़ी है 10% से, यानी कि 22 लाख हो गई है, लेकिन ये राइज की वजह क्या है? वॉल्यूम। बेटा एक बात याद रखना, अगर वॉल्यूम की वजह से सेल बढ़ रही है तो सेम प्रपोर्शन से वीसी भी बढ़ेगी, ध्यान रख लेना। क्योंकि जब यूनिट्स बढ़ रही हैं तो वेरिएबल कॉस्ट भी तो वेरी करेगी ना, तभी तो वो वेरिएबल है। आप समझ रहे हैं ना? तो मेरे बच्चे, क्या अगर सेल बढ़ेगी 10% से ड्यू टू वॉल्यूम, तो क्या वीसी भी बढ़ जाएगा 10% से ड्यू टू वॉल्यूम? सिंपल सी बात, बांध लीजिए दिमाग से। सेल के बढ़ने की वजह अगर वॉल्यूम है
तो सेम प्रपोर्शन में वीसी भी बढ़ेगी। लॉक करूं? डन। अब 22 लाख में से आप 13.2 लाख माइनस करेंगे तो यह आएगा 8.8 लाख रुपीस। अब बेटा 8.8 डिवाइड बाय 22 इंटू 100 कर दीजिए। क्या ये 40% आएगा? वेरी वेल डन, क्या बात है। आई एम श्योर बच्चों का आंसर सही होगा। अब देखो दूसरा क्या था। अगेन अगले क्वेश्चन में लिखा है सेल बढ़ी है 10% से, बट वजह क्या बताई गई है? प्राइस। तो मेरे बच्चे याद रखना, जब वजह प्राइस है तो सेल तो बढ़ेगी बट वीसी सेम रहेगा। वीसी में कोई चेंज नहीं आएगा, याद रखना। यहां आंसर आएगा 10 लाख। 10 डिवाइड बाय 22 इंटू 100, सर 45.45% क्या ये इंप्रूव हो जाएगा? आई एम वेरी श्योर कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ गया है। जल्दी बताओ, क्या ये कॉन्सेप्ट पल्ले पड़ गया हमें? बोलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। ठीक है सर, बहुत बढ़िया सर, ये कॉन्सेप्ट हमें बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया है। ठीक है, अब लिखो जरा कॉन्सेप्ट नंबर 3। 3 है ना? हमने लास्ट क्लास में 2 ही तो करे थे, तो आज तीसरा कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे हम। ठीक है जी, लिखो कॉन्सेप्ट नंबर 3 में हेडिंग डालेंगे ब्रेक इवन पॉइंट। हाँ जी, हेडिंग डालेंगे ब्रेक इवन पॉइंट। अब बच्चा कहता है सर ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है? आई एम श्योर आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा। ब्रेक इवन पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है वेयर यू कैन से हमारा प्रॉफिट जो है ना वो 0 होता है। एक ऐसा पॉइंट जहां पर देयर इज नो प्रॉफिट नो लॉस, और यू कैन से प्रॉफिट इज इक्वल टू 0। सिंपल। अगर आप मेरी इनकम स्टेटमेंट दोबारा से मैं लिखता हूं, अगर आप इस चीज को दोबारा समझो, सेल माइनस वीसी, contribution minus FC will give you profits। प्लीज शब्दों पे ध्यान देना मेरे। आप में से कौन बताएगा प्रॉफिट 0 कब होएगा? सोचो, प्रॉफिट 0 कब होएगा? अगर ये दोनों बराबर हो जाए। वेरी गुड, तो लिखना शुरू करेंगे। एट ब्रेक इवन पॉइंट contribution and FC both are equal। हाँ जी, मेरे ख्याल से बहुत सिंपल सी बात है। ब्रेक इवन पॉइंट में क्या कंट्रीब्यूशन और फिक्स कॉस्ट, क्या ये दोनों बराबर ही होते होंगे? बिल्कुल सर, 100% बराबर होंगे सर। याद रखना, ब्रेक इवन पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जहां पर आपको ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ। तो डेफिनेटली वो तभी पॉसिबल था जब कंट्रीब्यूशन एंड एफसी इन दोनों की वैल्यू सेम है। सर ये एमसीक्यू का मैंने पहले ही बोला था कि आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी आने हैं सीएमए के अंदर, तो प्लीज इंश्योर करिएगा कि अगर आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे तो इस तरह के क्वेश्चन पेपर में बनेंगे। ठीक है सर? ठीक है सर। इसके अलावा ना ब्रेक इवन पॉइंट के लिए ना आपकी बुक में कुछ फॉर्मूलेज दिए हुए हैं। उन सभी फॉर्मूलोज को मैं यहाँ पे डायरेक्ट नहीं आपको दूंगा, मैं आपसे ही पहले निकलवा लूंगा। ठीक है, तो आप एक काम करेंगे, इसके ना 2 फॉर्मूले आपकी बुक्स में दिए हुए हैं, बट उनको अभी हम बाद में करेंगे। लेट्स गिव यू वन सिचुएशन। आपको एक सिचुएशन देता हूं मैं। मान लो मैं 10,000 रुपए मेरी फीस चार्ज करता हूं मैं। माई फीस इज 10,000 और वेरिएबल कॉस्ट 6,000 आ रही है। तो आप बस मुझे इतना बता दीजिए कि मुझे एक बच्चे से
कंट्रीब्यूशन कितना आ रहा है ये बता दो। हाउ मच कंट्रीब्यूशन आई एम गोइंग टू गेट फ्रॉम वन स्टूडेंट, कौन बताएगा? 10,000 फीस है बेटा आपकी, 6,000 आपकी वेरिएबल कॉस्ट है, तो आप एक बच्चे से मुझे क्या मिलेगा ये बता दो। बच्चा कहता है सर 4,000 रुपए का आपको कंट्रीब्यूशन मिलेगा फ्रॉम वन स्टूडेंट। एक बच्चे से आपको 4,000 का कंट्रीब्यूशन मिलेगा, बिल्कुल सही जवाब। एक बच्चे से मुझे 4,000 का क्या मिलेगा? कंट्रीब्यूशन मिलेगा। अगर मैं ये कहूं कि मेरी फिक्स कॉस्ट 40,000 है, तो आप मुझे बताओ मुझे मिनिमम कितने बच्चे चाहिए कि मैं ब्रेक इवन पे आ जाऊं? बस इतना बता दीजिए, मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कि मैं ब्रेक इवन पे आ जाऊं। एक बच्चा मुझे 4,000 का कंट्रीब्यूशन दे रहा है, मेरी टोटल फिक्स कॉस्ट है 40,000 रुपए। बताओ कौन बता सकता है कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मुझे मिनिमम पढ़ाने पड़ेंगे टू गेट द ब्रेक इवन पॉइंट? वेरी गुड, 10 स्टूडेंट्स। आपको मालूम है आपने ये 10 स्टूडेंट्स कैसे निकाला? आपने एक फॉर्मूला अप्लाई करा, फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो ये आपका फॉर्मूला बन गया, लिखना चाहें तो आप लिख लीजिए। ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला अगर यूनिट्स पूछी जा रही है, अगर क्या पूछी जा रही है? यूनिट्स पूछी जा रही है। अगर क्या पूछी जा रही है? यूनिट्स पूछी जा रही है। क्या बनेगा कोई बताएगा? फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अच्छा वापस चलते हैं। आपने कहा कि सर 10 स्टूडेंट्स, आपने क्या बोला? 10 बच्चे आपको चाहिए टू गेट द ब्रेक इवन पॉइंट। बहुत बढ़िया। आप मुझे ये बता सकते हैं कितने की सेल चाहिए मुझे टू गेट ब्रेक इवन? मतलब आई वांट टू नो 10 बच्चे को क्या मैं एक बच्चे से 10,000 ले रहा हूं, क्या मैं ये भी बोल सकता हूं कि मुझे 1,00,000 रुपए का फीस चाहिए टू गेट द ब्रेक इवन? यानी कि मुझे कितने की सेल करनी पड़ेगी सर? 1,00,000 रुपए की सेल करनी पड़ेगी टू गेट द ब्रेक इवन पॉइंट। ये भी ब्रेक इवन है, ये भी ब्रेक इवन है। जब आप ब्रेक इवन पॉइंट इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स को सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीस आ जाता है। समझ आ रही है? तो आपसे पेपर में ये पूछा जा सकता है कि ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीस बताओ या ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स बताओ। बस रुपीस में जाने के लिए क्या इनटू सेलिंग प्राइस करना होता है। आपकी बुक्स में ना फॉर्मूला दिया हुआ है इसका भी। मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, आप सोच के बताइएगा। आपकी बुक में एक फॉर्मूला दिया हुआ है कि अगर रुपीस में निकालना हो तो बच्चों को डिवाइड बाय पीवीआर करवा दो, यूनिट्स में निकालना हो तो डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, और अगर आपको फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवीआर करोगे तो आंसर आ जाएगा रुपीस में। बट मैं ये जानना चाहता हूं, पीवीआर का फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स, तो क्या वो सेल ऊपर आ जाएगा घूम के? बिल्कुल। तो क्या ये फॉर्मूला मेरा बन जाएगा वही वाला जो मैंने आपको दिया? समझ आया? तो आप अगर समझ चुके हैं तो आप बेशक से यही फॉर्मूला यूज करेंगे जब भी मैं आपसे ब्रेक इवन पॉइंट इन टर्म्स ऑफ क्या मांगूंगा? रुपीस मांगूंगा। तो आप लिख लीजिए यहां पर ब्रेक इवन पॉइंट इन टर्म्स ऑफ रुपीस एफसी अपॉन पीवीआर। क्या समझ आ गया जी? बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया, शानदार। तो 3 फॉर्मूले मैंने यहां पे लिखवा दिए। पहला, ब्रेक इवन पॉइंट इज अ पॉइंट वेयर कंट्रीब्यूशन एंड एफसी बोथ आर सेम। ब्रेक इवन पॉइंट इन टर्म्स ऑफ यूनिट का मतलब है फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ब्रेक इवन पॉइंट इन टर्म्स ऑफ रुपीस का मतलब है फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवीआर, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो। क्या मैं इसको लॉक कर दूं? जल्दी बोलो, क्या मैं इसको लॉक कर सकता हूं? एक बार ही ओके कर दीजिए। यस सर, लॉक कर दीजिए। जल्दी बताओ,
क्या मैं इसको लॉक कर दूं? ठीक है, अब मैं आपको दे रहा हूं क्वेश्चन, आपने करके दिखाना है। जब मैं बोलता हूं ना क्वेश्चन करो, मीन्स करो, है ना, क्योंकि करोगे तभी अच्छे से समझ आएगा, जब तक नहीं करोगे तब तक पल्ले ही नहीं पड़ेगा। लिखो बेटा, सेल दिया हुआ है मान लो 50 लाख रुपए, वेरिएबल कॉस्ट रेशो दिया हुआ है 40%। आपको एक तो निकालना है पीवीआर और एक निकालना है ब्रेक इवन पॉइंट इन टर्म्स ऑफ रुपीस। करिए फटाफट से। सेल दिया हुआ है, वेरिएबल कॉस्ट रेशो दिया हुआ है, आपको फाइंड आउट करना है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो एंड ऑल्सो फाइंड आउट करना है ब्रेक इवन पॉइंट इन टर्म्स ऑफ रुपीस। करिए फटाफट से। वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे हैं, बहुत प्यारे प्यारे बच्चे हैं, जल्दी से करते हैं। कम ऑन, वेरी गुड वेरी गुड। सबने ट्राई करना है, सबने ट्राई करना है। जिसका आंसर आएगा वो मुझे बताएगा। सर कैसे बताएं, हम लोग तो क्लास ऑनलाइन देख रहे हैं। आप बस मन में बोल दो, मुझे सुनाई दे जाएगा। बताओ जी। वेरिएबल कॉस्ट रेशो है 40%, सो इट इज 40% ऑफ सेल्स, मीनिंग 20 लाख, तो यहां पे आएगा 30 लाख रुपए। ठीक है जी, ठीक है। पीवीआर का जहां तक सवाल है, डेफिनेटली ये 60% आएगा। ब्रेक इवन पॉइंट इन टर्म्स ऑफ रुपीस का जहां तक सवाल है, तो क्या एफसी डिवाइड बाय पीवीआर करेंगे? ओए, क्वेश्चन में मैंने एफसी तो दिया ही नहीं आपको। मान लो एफसी है 15 लाख रुपए, तो क्या 15 लाख डिवाइड बाय पीवीआर, दैट इज 0.60। डन। करके बताओ कितना आएगा। सर ये आएगा 25 लाख। अच्छा, इसका कोई इंटरप्रिटेशन देगा? अगर हमारी सेल एग्जैक्ट 25 लाख हो तो हमारा नो प्रॉफिट नो लॉस आएगा। बच्चा कहता सर ये क्रॉस चेक करके दिखाना। आओ मैं क्रॉस चेक करता हूं। अगर मेरी सेल एग्जैक्ट कितनी हो, 25 लाख, तो आप देखना ब्रेक इवन आएगा। फिक्स कॉस्ट कितनी दी हुई है, 15 लाख। पीवीआर आपने निकाला 60%, तो कौन मुझे बताएगा अगर पीवीआर 60% या वीसी रेशो भी दी हुई है 40%, 25 लाख का 40% 10 लाख, 15 15 माइनस 15 0। क्या ये ब्रेक इवन आ गया? यस। तो अगर मेरी सेल अप टू 25 लाख होगी तो आई विल गेट ब्रेक इवन पॉइंट। सिंपल है। आई विल गेट ब्रेक इवन पॉइंट व्हेन माय सेल इज 25 लाख रुपीस। क्या मेरा पॉइंट सबको क्लियर हो गया? जल्दी जल्दी आवाज मार दीजिए, जल्दी जल्दी थम्स अप करेंगे। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे हैं, वेरी वेल डन। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। अब एक क्वेश्चन आ रहा है बड़ा जबरदस्त सा, बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन आ रहा है दिमाग में। देखते हैं आप आंसर कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। ठीक है जी। हर कंपनी क्या चाहेगी? ब्रेक इवन पॉइंट को हर कंपनी क्या ये चाहेगी कि ब्रेक इवन बहुत डेफर हो जाए या जल्दी आए? देखो, जितनी जल्दी ब्रेक इवन आएगा क्या उतनी जल्दी आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे। तो हम क्या चाहते हैं कि ब्रेक इवन पॉइंट कम यूनिट्स पर आना चाहिए। यस और नो? कम यूनिट्स पर आना चाहिए। देखो मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, कई बच्चों को ये लाइन समझ नहीं आती है। आप बताना, 100 बच्चों के बाद ब्रेक इवन आएगा और 10 बच्चों के बाद ब्रेक इवन आएगा, बताओ बेटर क्या? सोचो, 100 बच्चे पहले इकट्ठे करूंगा, उसके बाद ब्रेक इवन आएगा,
और उसके बाद प्रॉफिटेबिलिटी आएगी। लेकिन अगर मैं बोलूं 10 बच्चों पे ही ब्रेक इवन आ जाएगा तो क्या ये हमेशा बेटर है? बिल्कुल। तो हम चाहते हैं कि हमारा ब्रेक इवन पॉइंट जो है वो जल्दी आना चाहिए, कम यूनिट्स में आना चाहिए। तो अगर पेपर में आ जाता है कि आई वॉन्ट टू इंप्रूव माई ब्रेक इवन पॉइंट, मैं अपने ब्रेक इवन को इंप्रूव करना चाहता हूं, आई बोलो, आई वॉन्ट टू इंप्रूव माई ब्रेक इवन पॉइंट। कैसे कर सकते हैं यार हम? हाउ इट इज पॉसिबल दैट वी कैन इंप्रूव अवर ब्रेक इवन पॉइंट? तो लिखो जरा, आराम आराम से सुनना मेरी बात। या तो एफसी गिराओ, फिक्स कॉस्ट कम करो। जो लोग हैवी फिक्स कॉस्ट पर बैठे हैं, यानी कि जो लोग अपनी कंपनी में फिक्स कॉस्ट बहुत ज्यादा लगाते हैं, याद रखना उनका ब्रेक इवन पॉइंट उनसे दूर चला जाता है। अभी हर चीज का लॉजिक दूंगा, ठीक है ना? तो ऑप्शन 1 क्या है? फिक्स कॉस्ट गिराओ। यानी कि हर आदमी को कोशिश करनी चाहिए कि अपना फिक्स कॉस्ट गिराए। या फिर कंट्रीब्यूशन बढ़ाओ। और कंट्रीब्यूशन कैसे बढ़ता है? या तो प्राइस बढ़ाकर या वीसी गिराकर, कोई भी ऑप्शन हो सकती है। मतलब ब्रेक इवन पॉइंट इंप्रूव अगर आप करना चाहते हो तो आपको इनमें से कुछ करना पड़ेगा। अब ये मैं आपको 3 एग्जाम्पल दूंगा, तीनों में आई विल शो यू कि आपका ब्रेक इवन पॉइंट इंप्रूव होता पाया जाएगा। ठीक है ना? आइए दिखाता हूं मैं आपको, ध्यान से देखेंगे। मान लो मेरी फीस है 10,000, मेरी वेरिएबल कॉस्ट है 6,000, मुझे कंट्रीब्यूशन आ रहा है 4,000, मेरी फिक्स कॉस्ट है 4 लाख। एक बच्चा मुझे 4,000 का कंट्रीब्यूशन देता है, मेरी फिक्स कॉस्ट है 4 लाख। कौन बताएगा क्या मुझे 100 स्टूडेंट्स पढ़ाने पड़ेंगे? बिल्कुल सर, 100 बच्चों को आपको पढ़ाना पड़ेगा टू गेट द ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है सर, ये मेरा केस 1 है। मैंने क्या कहा कि मैं चाहता हूं कि यार 100 नहीं, यार 100 तो बहुत डिले करूंगा यार, 100 बच्चे पहले मुझे इकट्ठे करने पड़ेंगे टू गेट ब्रेक इवन, बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो मैंने कहा यार आई वांट जल्दी जल्दी ब्रेक इवन आए ताकि मैं जल्दी जल्दी प्रॉफिटेबल हो जाऊं। तो अब आपने मुझे सजेशन दिया, सर एफसी पे काम करो ना यार। आपको लग रहा है कि आपके इंस्टीट्यूट में फिक्स कॉस्ट बहुत ज्यादा लगी हुई है, जगह छोटी ले लो, रेंट कम हो जाएगा। 2-4 एम्प्लॉयज को अगर आपको लग रहा है कि जरूरत नहीं है तो उनको आप हटा दो, आपका सैलरी बर्डन कम हो जाएगा। मैंने सोचा बात तो सही है, तो मैंने क्या करा, फीस और वीसी इन्हें नहीं छेड़ा और फिक्स कॉस्ट मैंने 2 लाख कर दी। मतलब मैंने आधी फिक्स कॉस्ट ही उड़ा दी। बताओ क्या 50 स्टूडेंट्स में ही ब्रेक इवन आ जाएगा? वाओ क्या बात है, ये होता है प्रैक्टिकल। जिंदगी में ना फॉर्मूला फॉर्मूला खेलते रहोगे ना तो आई एम टेलिंग यू आप सिर्फ क्वेश्चन आंसर के लायक रह जाओगे। मैं चाहता हूं कि यार आपको ये जो पढ़ाई आप कर रहे हो ना, इसको हमें यूज करना है रियल लाइफ में। तो अगर मान लो आज आप कल को बिजनेस करते हो तो आपको पता होना चाहिए भाई कि मुझे प्रॉफिटेबल जल्दी कैसे होना है। अब मान लो आपका फिक्स कॉस्ट कम नहीं हो पा रहा, आपका फिक्स कॉस्ट कम नहीं हो पा रहा। नाउ आई विल सजेस्ट यू कि कुछ ऐसा करो, वीसी पे काम करते हैं। वेरिएबल कॉस्ट 6 के बजाय कितना कर दो, 5। फीस मत छेड़ो। वेरिएबल कॉस्ट कम कराई जा सकती है, मटेरियल बल्क में बाय करोगे तो मटेरियल सस्ता हो सकता है। लेबर को थोड़ा सा मोटिवेट करोगे तो हो सकता है कि वो लोग भी सस्ते में मान जाएं, थोड़ा सा कम लेबर चार्ज कर लें। तो इस तरह से अभी मुझे बताओ 4 लाख डिवाइड बाय 5,000, क्या 80 स्टूडेंट्स, क्या स्टिल इंप्रूव हुआ या नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ सर।
कई बच्चे कहते हैं सर ये चेंज नहीं हो सकती, ना वीसी चेंज हो सकती है ना एफसी चेंज हो सकती है। तो भाई ठीक है, फिर मजबूरन क्या मुझे प्राइस बढ़ाना पड़ेगा। मैंने प्राइस कर दिया 12,000, फीस 12,000 कर दी, तो अब एक बच्चे से मुझे कंट्रीब्यूशन कितना मिलेगा? 6,000। क्या मुझे अब 67 स्टूडेंट्स में ही काम हो जाएगा? यस सर। सो यू कैन सी यहां पर भी मेरा ब्रेक इवन जल्दी आया, यहां पर भी जल्दी आया, यहां पर भी जल्दी आया। फर्स्ट केस में मैं यहां पे सर्कल कर देता हूं, मैंने एफसी पे काम करा, केस 2 पे मैंने वीसी पे काम करा, और केस 3 पे मैंने सेलिंग प्राइस पे काम करा, यानी कि अपनी फीस पे काम करा। तो इस प्रकार क्या मैं अपने ब्रेक इवन पॉइंट को क्या कंट्रोल कर सकता हूं? आंसर इज यस। समझ में आ गया होगा? जल्दी जल्दी बता दो। यस प्लीज। तो क्या ये चार्ट समझ आ गया मुझे? हाउ आई कैन इंप्रूव माई ब्रेक इवन पॉइंट? सो फॉर इंप्रूवमेंट ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट वी हैव टू ऑप्शन। वन, एफसी गिराओ या कंट्रीब्यूशन बढ़ाओ। कंट्रीब्यूशन बढ़ाने के फर्दर दो ऑप्शन है, सेलिंग प्राइस बढ़ाओ या वीसी गिराओ। सिंपल एंड स्ट्रेट। आई एम श्योर पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन। कैन आई लॉक दिस कॉन्सेप्ट? कैन आई लॉक दिस कॉन्सेप्ट? आवाज मार दो फटाफट से, जोरदार आवाज के साथ बताएंगे क्या मैं इस कॉन्सेप्ट को लॉक कर सकता हूं। एक बारी जोश के साथ बताइए, क्या मैं इस कॉन्सेप्ट को लॉक कर सकता हूं? बोलो मेरे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने राज दुलारे बच्चों, क्या हम इस कॉन्सेप्ट को लॉक कर सकते हैं? बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया यार। तो कॉन्सेप्ट नंबर 3, ब्रेक इवन पॉइंट, आई एम श्योर सबको समझ में आ गया होगा। सो एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, ट्राई करना है आपने। सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 50 रुपए, वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ है 30 रुपए पर यूनिट है ये। फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है 1,00,000 रुपया। नंबर ऑफ यूनिट्स दिया हुआ है 10,000 जो आप प्रोड्यूस एज वेल एज सेल कर रहे हैं। आपको निकालना है पीवीआर, आपको निकालना है ब्रेक इवन पॉइंट, आपको नया पीवीआर एंड नया ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है। अगर सेलिंग प्राइस इंक्रीज बाय 20%, अगर हमारा सेलिंग प्राइस 20% से बढ़ जाए तो हमारा नया ब्रेक इवन पॉइंट, नया पीवीआर क्या होगा? नया पीवीआर, नया ब्रेक इवन पॉइंट, अगर हमारी एफसी रिड्यूस हो जाए अप टू 80,000, मतलब 1,00,000 से कम होकर कितनी हो जाए? 80,000। ठीक है जी। तो आपने मुझे ये 4 पार्ट सॉल्व करके देने हैं, जल्दी जल्दी फटाफट से। आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स। मजा आएगा आपको, मजा आएगा। और मैं बार बार एक चीज बोल रहा हूं कि जब मैं आपको ये बोलूं कि आप प्लीज सॉल्व करिए तो आपने करना है, पेन रुकना नहीं चाहिए। ठीक है ना, पेन रुकना नहीं चाहिए, प्लीज इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है जी, जल्दी जल्दी करके दिखाएंगे। वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे हैं, जल्दी जल्दी करते हैं। हो गया, वेरी गुड, क्या बात है, क्या बात है। यूनिट 10,000 है, याद रखना बेटा। ऐसे फॉर्मेट बनाया करो एक, ऑलवेज ड्रॉ अ फॉर्मेट लाइक दिस। ठीक है ना, फिर सॉल्व करेंगे इसको। करिए, वेरी गुड, बहुत प्यारे प्यारे बच्चे हैं।
10,000 यूनिट 50 रुपए ईच, 5 लाख रुपए। 10,000 यूनिट 30 रुपए का वेरिएबल कॉस्ट, 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख, 1 लाख। सिंपल, वेरी गुड। अगर मैं पूछूं पीवीआर निकालो, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल इनटू 100, 40%। अगर मैं पूछूं ब्रेक इवन पॉइंट बताओ, अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो आप रुपीस में निकल लिया करो। एफसी अपॉन पीवीआर, 1 लाख डिवाइड बाय 0.4, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 2.5 लाख रुपए। क्या यहां तक पहले 2 पार्ट आ गए बेटा? आई एम श्योर आ गए होंगे, कुछ भी नहीं करा हमने। फॉर्मेट में जैसे जैसे फिगर्स थी वो डाली और फॉर्मूला अप्लाई करा। फॉर्मूला मैं आपको बहुत अच्छे से डिराइव करा चुका हूं, तो मुझे नहीं लगता कि आपको इसमें कोई भी तकलीफ हुई होगी। ठीक है जी। अब आपने मुझे बताना है नया पीवीआर क्या होगा, नया ब्रेक इवन क्या होगा अगर प्राइस बढ़ता है 20। बिना पेन छुए कौन बता सकता है? प्राइस का बढ़ना क्या मेरे लिए फेवरेबल है? इससे मेरा कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा, मेरा पीवीआर बेहतर हो जाएगा, क्या मेरा ब्रेक इवन भी जल्दी आएगा? बिल्कुल सर, अब मैं आपको प्रूव करूंगा। सेलिंग प्राइस का बढ़ना बाय 20%। सर सेलिंग प्राइस था 50 रुपए, 20% यानी कि 10 रुपए से बढ़ेगा, तो क्या नया सेलिंग प्राइस 60 रुपए हो जाएगा? यस, इनटू 10,000 क्वांटिटी, तो क्या ये 6 लाख रुपए आएगा? बिल्कुल सर, नया सेलिंग प्राइस हो जाएगा 60 रुपए इंटू 10,000, क्या ये 6 लाख रुपए का मेरा सेल हो जाएगा? डन। वेरिएबल कॉस्ट पे कोई चेंज नहीं आएगा, मैं बार बार बोल रहा हूं। क्यों? क्योंकि यहां पर सेल नहीं बढ़ रही, प्राइस बढ़ रहा है। तो जब प्राइस बढ़ रहा है तो वीसी को लेना देना नहीं होता, तो वो अभी भी क्या 3 लाख रुपए रहेगा। ये 3 लाख, ये 1 लाख, ये 2 लाख। राइट। कौन मुझे बताएगा नया वाला, मैं इसको रिमूव कर रहा हूं, नया वाला पीवीआर कितना होगा ये बताओ। कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100, 3/6 इंटू 100, ये हो जाएगा 50%। सिंपल, नया पीवीआर हो जाएगा 50%। और अगर मैं कहूं नया वाला ब्रेक इवन पॉइंट कितना आएगा, तो मेरे बच्चे एफसी अपॉन पीवीआर 1 लाख अपॉन 0.5, यानी कि 2 लाख रुपए मेरा नया ब्रेक इवन पॉइंट आएगा। सिंपल। तो आप देख सकते हो पीवीआर भी बेटर हो गया और ब्रेक इवन भी जल्दी आ गया। पहले 2.5 लाख था, अब 2 लाख पे आ गया। क्यों? क्योंकि प्राइस का बढ़ना क्या कंपनी के लिए फेवरेबल होता है? यस सर, बहुत बढ़िया। सर एफसी गिर गई, यानी कि सेलिंग प्राइस में कोई चेंज नहीं है, वीसी में कोई चेंज नहीं है, एफसी 80,000 हो गई। भाई एक बात बताओ, सोच के बताना, एफसी का गिरना पीवीआर पे कोई इंपैक्ट नहीं डालता, क्योंकि पीवीआर का रिलेशन सेल और कॉन्ट्री के बीच में, और एफसी तो बाद में आता है। तो क्या मैं मान के चलूं पीवीआर सेम रहेगा? यस सर, 40%, 2 लाख डिवाइड बाय 5 लाख इंटू 100। लेकिन क्योंकि एफसी गिरी, फेवरेबल तो है, तो क्या मेरा ब्रेक इवन जल्दी आएगा? यस सर। तो ब्रेक इवन पॉइंट एफसी अपॉन पीवीआर, एफसी 80,000 डिवाइड बाय 0.4, सॉल्व करेंगे 80,000 डिवाइड बाय 0.4, ये 2 लाख रुपए आ जाएगा। समझ आ गया या नहीं? उम्मीद करता हूं लॉजिक पूरा समझ में आ गया। कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं है जो आपने रटा हो, है ना? तो एक बार समरी चार्ट बनाएंगे जरा, जितना मैंने अभी तक पढ़ाया। समरी बनाने से क्या होगा, हर क्लास के बाद मैं एक समरी बना दिया करूंगा ताकि आपको क्रक्स ऑफ द क्लास याद रहे। पीवीआर, ब्रेक इवन पॉइंट, 2 कॉन्सेप्ट हमने खत्म कर लिए ऑलमोस्ट।
बट अभी तो मजा आएगा आपको, क्योंकि जब मैं इसको और डिटेल में अभी आगे कनेक्ट करूंगा ना तो आपको और मजा आएगा. Contribution upon net sales into 100, FC upon contribution per unit या FC upon PVR, डिपेंडिंग अपॉन कि ब्रेक इवन पॉइंट आप यूनिट्स में निकाल रहे हो या आप रुपीस में निकाल रहे हो. ठीक है सर. इंप्रूवमेंट के लिए या तो सेलिंग प्राइस बढ़ाओ, ये पॉइंट दोनों के लिए है. वीसी गिराओ, ये पॉइंट दोनों के लिए है. या फिर एफसी गिराओ, यहां पर नहीं आएगा ये, क्योंकि फिक्स कॉस्ट का मैटर ब्रेक इवन के लिए होता है, क्योंकि कंट्रीब्यूशन तो फिक्स कॉस्ट से पहले ही डील हो जाता है. तो हर कंपनी अपना मार्जिन बढ़ाना चाहेगी, हर कंपनी अपना ब्रेक इवन को बेटर करना चाहेगी और जल्दी लाना चाहेगी. तो अगर आप किसी कंपनी में कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट हो तो ये आपकी ड्यूटी है उस कंपनी के ब्रेक इवन पॉइंट को बेटर करना, उस कंपनी के पीवीआर को बेटर करना. इट्स नॉट अबाउट क्वेश्चन पेपर में आ रहा है मैं सॉल्व कर पा रहा हूं या नहीं कर पा रहा. इट्स अबाउट अ प्रॉब्लम विच यू विल बी फेसिंग इन योर कंपनी, जहां पर आपको जॉब मिलेगा. समझ रहे? और मे बी अगर आप अपना बिजनेस भी कर रहे हैं तो यू विल फेस द सेम प्रॉब्लम्स इन योर बिजनेस ऑल्सो. सो जब आप अपने बिजनेस में कोई प्रॉब्लम फेस करेंगे तो उसका सॉल्यूशन आपको तभी मिलेगा जब आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स दिमाग में अच्छे से डल चुके हैं. क्लियर है? चलो जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच. तो आई होप द सेशन वाज वेरी गुड. सो आज हमारा सेशन नंबर 2 था. ठीक है, और अब नेक्स्ट क्लास सेशन नंबर 3 में हम इसका कंटिन्यूएशन करेंगे. ठीक है जी. तो आज हमने 3 कॉन्सेप्ट्स तक कंप्लीट कर लिए. कॉन्सेप्ट नंबर 4 हम अपने अगले सेशन में पढ़ेंगे. थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल. मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास सेशन 3 कॉन्सेप्ट 4 के साथ. थैंक यू.